Next we see the economic planning. Definition of economics. Today we will discuss some important definition of economics. Dr. James Keynes was not far wrong when he said that political economy, उसमें कहा है केन्स का मानना है कि डिफिनेशन, बहुत सारे डिफिनेशंस ने इकोनॉमिक्स का गला घोट दिया है. इनका कहना है कि हु सेड strangle itself with definitions. This quotation is given by James Keynes. तो बहुत सारे there are economists like Richard Jones and Comte who ये लोग ने इकोनॉमी को डिफाइन नहीं किया. अब देखेंगे पैरेटो, मृडल, हचिनसन, ये जो सोचते हैं, ये क्या मानते हैं दैट एनी सर्च फॉर प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज ए बैरन एंटरप्राइज. इनका कहना है कि ये इकोनॉमी का डिफिनेशन ढूंढना बड़ा बेकार की बात है, बहुत फ़ायदा नहीं है इसमें. पेरेटो कहते हैं कि ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है इन्वेस्टिगेट करना, ये एक इकोनॉमिक फेनोमेनन है. मे बी मेडल का मानना इकोनॉमिक्स इज ओनली टर्म रिगार्डिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ विच द इकोनॉमिस्ट नीड नॉट बी कंसर्न. एडम स्मिथ कहते हैं एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में तो एडम स्मिथ का मानना है कि इकोनॉमिक्स वाज कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. ऐसा एडम स्मिथ मानते हैं. फिर बाद के अर्थशास्त्री ने कहा यह धन का विज्ञान है. हाँ, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ. अलग अलग डिफिनेशंस हैं. केयरनेस का कहना अपने बुक में द कैरेक्टर एंड लॉजिकल मेथड ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्लियरली सेड दैट इकोनॉमिक्स डील विद द फेनोमेनन ऑफ वेल्थ. यहाँ पर भी वेल्थ की चर्चा है, मतलब धन की चर्चा है, वेल्थ. फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जेविक से इनका मानना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच ट्रीट्स विथ वेल्थ. ये भी कहते हैं कि धन का विज्ञान है, यानी धन से रिलेटेड है. और अमेरिकन इकोनॉमिस्ट का मानना है एफ ए वॉकर का दैट इकोनॉमिस्ट इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिलेट्स ऑफ वेल्थ, जो धन से जुड़ा हुआ है. तो सबका मानना है धन का विज्ञान. तो अब यहाँ पे देखना है, यानी सारे डेफिनेशंस जिसके द्वारा दिए गए हैं, वी हैव टू लर्न what is defined by the following economist. तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या कि दस इन दिस डिफिनेशंस, एक बात है कि सभी ने वेल्थ के ऊपर में ज़्यादा, इकोनॉमी में वेल्थ के स्टडी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान दिया है. मतलब ऑल दिस डिफिनेशंस आर डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ वेल्थ. मतलब धन की जो को फोकस किया गया, धन के बारे में. मतलब धन को सबसे महत्वपूर्ण माना इकोनॉमिक्स में. इट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स एट ए टाइम व्हेन रिलीजियस सेंटिमेंट. अब देखिए रिलीजियस सेंटिमेंट क्या होता है, मतलब धार्मिक जो धारणा या जो भावनाएं हैं, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वैल्यूज, एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हेल्ड स्वे ओवर मेंस माइंड. जब हमारे दिमागों में, लोगों के मन में ये बात आई, जब धार्मिक भावनाएं आई, स्पिरिचुअलिज्म आया, अध्यात्म आया, तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस ऑन वेल्थ कुड ओनली कॉज रिपल्सन इन द इनलाइटेड माइंड. तो बहुत लोगों ने धन को, यानी कि वेल्थ के से उन लोगों का ध्यान रिपल्सन हुआ.
रिपल्सन मीन्स होता है केवल धन के वैल्यू को थोड़ा कम करने लगा कि नहीं नहीं ये तो बहुत सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? कि दिस वॉज स्पेशली ड्यू टू दी पैम्पर्ड एंड डिजेनरेटिंग वेज ऑफ रिच, कि ये तो बिल्कुल गलत तरीके से धन कमाने वाली बात होगी, अमीर बनने वाली बात होगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स राइटली कॉल्ड फॉर राइचियसनेस डिग्नेशन फ्रॉम मेन टू लेटर्स लाइक कार्लाइल एंड रस्किन। तो इसने कार्लाइल और रस्किन दो बड़े अर्थशास्त्री इसने कहा कि ये पिग साइंस है। ऐसे अगर है कि धन इकोनॉमिक्स में अगर हम सिर्फ धन के बारे में सोचते हैं तो ये पिग साइंस है। द अर्ली इकोनॉमिस्ट द बॉटरीज ऑफ न्यू कल्ट ऑफ मैमन वर्शिप। और कुछ लोगों ने कहा कि ऐसे में धन ये क्या है, कुबेर पंथ है, मतलब कि धन का विज्ञान है जो कि ठीक नहीं है। और उसको लोगों ने निगेटिव अर्थों में लिया क्योंकि ये व्यक्ति को धन अर्जित करने के लिए सिर्फ सिखाता है। तो यहाँ कहा कि इकोनॉमिक्स वाज सपोज टू टीच सेल्फिशनेस एंड केम टू बी कॉल्ड अ डिसमल साइंस। तो ऐसे में कहा कि जब धन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो इकोनॉमी हमें सेल्फिशनेस दिखाता है एंड कम टू बी कॉल्ड अ डिसमल साइंस। और लोगों ने कहा कि ये तो अच्छी विज्ञान है, ये एक डिसमल साइंस है, एक घृण विज्ञान है, ये हेटफुल विज्ञान है क्योंकि इट इंस्ट्रक्ट अस, इट टीचेज अस हाउ टू एक्युमुलेट एंड हाउ टू अर्न ओनली वेल्थ। अब इस बेली इन्होंने 1835 में डिस्कस दी पॉपुलर व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एज द मैन ग्रेडिंग सॉर्डिड इंक्वायरी। ये भी डेफिनेशन आपको देखना होगा। Economics has now extricated from the enviable position exaggerated emphasis on wealth is gone. Humanistic character of economics had come to be well organized. चलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको जानना। नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब मार्शल को देखिएगा, जो दो तीन महत्वपूर्ण है, बाकी के भी चीज़ हैं उनको देखना है। ये क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑन दी वन साइड स्टडी द वेल्थ and on the other hand more important side a part of the study of man। देखिए इस डिफिनेशन बिल्कुल आपको पसंद आएंगे, लोगों को समझ में आएगा ये क्या है। तो ये डिफिनेशन जो है कि इसमें हमें वेल्थ के स्टडी के बारे में देखना है और दूसरी तरफ क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम स्टडी ऑफ मैन यानी मैन के स्टडी के बारे में देखें। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, अब रॉबिन्स क्या मानते हैं? Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have a alternative use। यहाँ इनका मानना है कि economics is the science which studies human behavior। Human behavior means a relationship between ends and scarce which have an alternative use। मतलब कि आपके पास जो साधन है और आपकी जो ज़रूरतें हैं उनको आप कैसे फुलफिल करते हैं, कैसे पूरा करते हैं, यह इस विज्ञान को इकोनॉमिक्स सिखाता है। केन्स का मानना है इकोनॉमिक्स इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज एंड ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। केन्स कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक विषय है जिसमें निश्चित रूप से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं
and of the determination of income and employment. In other words, it studies the cause of economic fluctuations to see how economic stability could be promoted. और दूसरे शब्दों में ये है कि जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है उसको हम कैसे स्टेबिलिटी को लाएं, मतलब जो इकोनॉमी में उतार चढ़ाव होता है वो कैसे उसको स्टेबलाइज करें। नो डाउट हमारी इच्छाएं बहुत हैं और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। तो अब कैसे हम उस लिमिटेड रिसोर्स में से अपने मैक्सिमम नीड्स को पूरा करें, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स में पढ़ाता है, सिखाता है, बताता है। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट यहाँ से है ज़्यादा, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। इन द व्यू ऑफ स्कार्सिटी ऑफ मीन्स ऑफ आवर डिस्पोजेबल एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंड्स, we seek to achieve the economic problem lies in making the best possible use of our resources so as to get maximum satisfaction in the case of the consumer and maximum output or profit for the producers. अब देखेंगे यहाँ पे कि निश्चित रूप से हमारे जो मीन्स हैं वो लिमिटेड हैं। मीन्स जो साधन है वो क्या है, उसकी स्कार्सिटी है, और मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंड, और हमारी जो ज़रूरतें हैं वो कितना है, बहुत ज़्यादा है, बहुत। वी सीक टू अचीव द इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइज इन, अब यहीं पे इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो हम उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आता है जिसमें कि हमें मिनिमम रिसोर्सेज से वी वांट टू फुलफिल द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज एंड गेट सेटिस्फैक्शन, ये प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम कंसिस्ट इन मेकिंग डिसीजन regarding the ends to be pursued and the goods to be produced and the means to be used for the achievement criteria certain end. तो certain economic problems consist in making decision regarding the end to be pursued, यानी जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक प्रॉब्लम, and the goods to be produced, हमें प्रोड्यूस करना है, एंड द मीन्स टू बी यूज्ड, कौन से तरीके करें जिससे कि हमारी मैक्सिमम नीड्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। द फंडामेंटल प्रॉब्लम फेसिंग एन इकोनॉमी, अब कोई भी देश देखेंगे कि कौन सी बेसिक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होता है उसका कोई देश को सामना करना पड़ता है। फंडामेंटल क्या प्रॉब्लम्स हैं। From the definition of economic problem given below above, we can derive the following fundamental, यानी ये problems हैं। fundamental problems क्या हैं? तो पहला है what to produce। What is the first problem? कि हम क्या उत्पादन करें, what to produce। second है how to produce, कैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, इनका हम डिटेल्स आगे करेंगे। थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किनके लिए प्रोड्यूस किया जाए। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है कि फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, और आर दी रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज्ड, द रिसोर्सेज विच आर जनरली विच आर इम्प्लाइड टू प्रोड्यूस समथिंग, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है कि नहीं। जो रिसोर्स में कम लग रहा है लागत, ज़्यादा लग रहा है लागत प्रोडक्शन में, ये भी देखा जाता है। फिफ्थ है प्रॉब्लम्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, और समस्या एक किसका होता है, ग्रोथ का भी प्रॉब्लम होता है। दीज आर दी प्रॉब्लम्स, ये सारे समस्याएं हैं जो कि जिससे कि इकोनॉमी को जूझना पड़ता है, इकोनॉमी को उससे टकराना पड़ता है। ध्यान देंगे। अब है व्हाट टू प्रोड्यूस। द मेजर डिसीजन रिलेटिंग टू क्वांटिटी
एंड द रेंज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कि एक तो बात है कि कितनी क्वांटिटी, व्हाट क्वांटिटी एंड व्हाट द रेंज ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड so that the requirements will be fulfilled. Since resources are limited, तो ऐसे में हमें ये देखना है कि जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, we must choose between different alternative collection of goods and services. निश्चित रूप से रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ऑन दैट सिचुएशन वी हैव टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी प्रोड्यूस, जो कि हम प्रोड्यूस करते हैं. इट ऑल्सो इम्प्लाइज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो ऐसे में रिसोर्सेज बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स क्या होते हैं ये देखते हैं. कंज्यूमर गुड्स करना है, कैपिटल गुड्स करना है. सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस. अब देखेंगे क्या कैसे हम प्रोड्यूस करें. तो एक तो आप देख लिए कि कितना क्वांटिटी में आपको प्रोड्यूस करना है एंड टाइप ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और क्या प्रोड्यूस करना है. तो तीसरा है कि टेक्निक हमें लाना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए. दैट की टेक्निक शुड बी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. समवेयर वी हैव टू अप्लाई लेबर इंटेंसिव, समवेयर वी हैव टू अप्लाई कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव means if there is, if we want to create employment, particularly in rural areas or other areas, backward areas, if there is problem of unemployment, we should, or in some sectors we have to apply labor intensive, and somewhere we have to adopt the capital intensive production. मतलब कहीं कहीं पे प्रोडक्शन मशीन से हो जाएगा और कहीं कहीं से लेबर के द्वारा उसको काम कराया जाता है. तो इस तरह का भी ये भी एक डिसीजन लेना होता है. ये भी एक प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी के लिए. द थर्ड वन इज टू whom, फॉर whom टू प्रोड्यूस. किसके लिए प्रोड्यूस करें. दिस मीन्स हाउ द नेशनल प्रोडक्ट is to be distributed, who should get how much. This is the problem of the sharing of national product. It means कि national product को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब कि किसके लिए हम प्रोडक्शन करें. किसी भी देश के साथ प्रॉब्लम होता है, क्या प्रोडक्शन करें, कैसे प्रोडक्शन करें, एंड फॉर होम द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड. Who should get how much, किसको कितना मिले, क्या शेयर हो. ये भी एक इकोनॉमी के लिए एक भारी समस्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम्स होते हैं. द फोर्थ प्रॉब्लम इज आर द रिसोर्सेज इकोनॉमिकली यूज्ड. क्या जो हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो लागत कम उसमें लग रहा है कि नहीं. इज इट कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट. ये भी देखना होता है कि किसमें किस चीज को इम्प्लाई करने में कम से कम कॉस्ट लग रहा है. दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक इफिशिएंसी और वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन. देयर इज टू बी द वेस्ट और मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज सिंस दे आर लिमिटेड. अब हम जानते हैं कि उन रिसोर्स की मात्रा क्वांटिटी लिमिटेड है. ऐसे में उन रिसोर्स को ऐसे इतने केयरफुली ढंग से हमें यूज़ करने होंगे सो दैट वी कैन अवॉइड इट्स वेस्टिंग और मिसयूजिंग. तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि कोई भी रिसोर्स कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, नहीं है. एंड द फिफ्थ इज प्रॉब्लम ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट.
और जब fullest problem possible use must be made of the available resources, अगर हम पूरी तरह से अपने अवेलेबल रिसोर्स को यूज़ करते हैं, इन अदर वर्ड्स एन इकोनॉमी मस्ट endeavor to achieve full employment not only of labor but of all resources, कि हम कैसे सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें और नॉट ओनली लेबर बट ऑल इट्स रिसोर्सेज, और अपने सारे रिसोर्स को हम कैसे सही तरीके से हम उनका इस्तेमाल करें, यूज़ करें। एंड दी सिक्स प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रोथ। छठी समस्या है कि इकोनॉमी इज टू मेक श्योर दैट कीप्स एक्सपेंडिंग और डेवलपिंग सो दैट इट मेंटेन्स कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। इट इज नॉट बी स्टैटिक, its productive capacity must continue to increase. If it is an underdeveloped economy, it must accelerate its process of growth. कह रहा है क्या कि प्रॉब्लम ऑफ ए ग्रोथ ही भी एक समस्या है। इकोनॉमी को एक श्योर होना चाहिए कि इतना एक्सपेंड करें, डेवलप करें कि जिससे कि स्टेबिलिटी हमारे देश में बरकरार रहे। कभी कभी हमारे देश में या किसी भी देश में प्रोडक्शन फ्लक्चुएट करना शुरू होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ बहुत हाईली वोलेटाइल होने के कारण भी एक चैलेंज गवर्नमेंट के पास हमेशा होता है। कभी 6%, कभी 3%, कभी कभी सुनते हैं -7%, -9%। तो एक परसेंट को बरकरार रखना कंटिन्यूसली एक बिगेस्ट चैलेंज है कि इसको मेंटेन रखा जाए, ग्रोथ रेट को हमेशा मेंटेन रखा जाए। तो ये जो 6-7 प्रॉब्लम्स हैं देश की इकोनॉमी के सामने, दुनिया के किसी भी इकोनॉमी के सामने दिखाई देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखेंगे पूरी इकोनॉमी को 2 ब्रांच में रखा गया है। एक माइक्रो है और सेकेंड इज मैक्रो। तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू मॉडर्न इकोनॉमिक्स। आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स में इसे 2 पार्ट में रखा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। द वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो derived from Greek language micros and macros. It means micro means small and macro means big. Micro means small and macro means big. These two terms in economics, macro and micro, was first used by Ragnar Frisch in economics. It means small and big. So this is very important question usually asked in the examination. Who first used the word micro and macro in economics? By Ragnar Frisch. Now learn the microeconomics. क्या होता है माइक्रोइकोनॉमिक्स? माइक्रो मीन्स मिलियंथ पार्ट, हजारवां, लाखवां, करोड़वां भाग, छोटा। और मैक्रो मीन्स बड़ा। When we speak of microeconomics or the micro approach, what we mean is that it is some small part of component of the whole economy that we are analyzing. माइक्रो में क्या होता है कि when you some small part of component of the whole economy, मतलब इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। when you study the economy of financial position of a particular firm, company, ऑर्गेनाइजेशन, किसी का एक का आप जब पढ़ते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स।
such as we may be studying an individual consumer behavior or that of an individual firm, what happens in any particular industry. मान लो कि अंबानी की कंपनी का क्या मुनाफा है, स्टेट बैंक का क्या मुनाफा है, पीएनबी का क्या नुकसान है, उनका क्या बचत है, उनका क्या लॉस है. When we study the financial position, economic position of a particular organization, particular institution which deals in economic money or economic affairs, that is studied under the microeconomics. इसमें पूरे देश के नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े जाते हैं. अब इसमें है कि व्हाट वी स्टडी द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉट द जनरल प्राइस इन द कंट्री. अब जनरल प्राइस बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं हमको. हमें मतलब है, मान लो कि किसी कार की कीमतें घट गई, बढ़ गई, किसी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने बैंक का घटा दिया, बढ़ा दिया. अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि मान लो कि अभी अडानी का शेयर नीचे चल रहा है, डिग्रेड कर रहा है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स. हाँ, ये बात है कि सब मिलकर के मैक्रो बनता है, वो अलग बात बताएंगे. लेकिन ये अगर हम सिर्फ अंबानी के बारे में पढ़ते हैं या टाटा के बारे में पढ़ते हैं तो ये एक हिस्सा होता है ओवरऑल इकोनॉमी का. दिस टाइप ऑफ स्टडीज studied under the concept of microeconomics. अब देखेंगे 10 microeconomics theory studies the behavior of individual decision. मतलब मान लो कि अगर किसी राम रहीम का इनकम हमने पूछ लिया कि भाई आपका इनकम कितना है, तो उसने बोला कि मंथली का 40,000 मेरा इनकम है. तो ये पूरे इकोनॉमी का एक छोटी सी यूनिट है, एक इकाई है, न कि इसका मतलब पूरे देश की इनकम हमने पूछ दिया. अब वो क्या सेविंग करता है, क्या बचत करता है, क्या इन्वेस्ट करता है, वो उनका चीज़ है, किसी खास पर्टिकुलर का चीज़ होता है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल एग्रीगेट अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल सेग्रीगेट अप्रोच है. इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है. और भी इसको हम क्वालिफाई करेंगे, नीचे एग्जाम्पल में बड़े अच्छे से आप समझेंगे. द सेकेंड इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. अब देखेंगे इकोनॉमिक और द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में. मान लो कि इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी एज इट वेयर द फॉरेस्ट. बड़ा सिंपली इसको बताया गया है. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप किसी जंगल को, मान लो कि एक जंगल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है. एक एग्जाम्पल देकर समझाया जा रहा है कि मान लो कोई जंगल है, तो उस फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप के ट्रीज होंगे, हजारों लाखों ट्रीज होंगे, करोड़ों ट्रीज हो सकते हैं जंगल में. वेयर एज इन माइक्रो इकोनॉमी स्टडी द ट्रीज. तो व्हेन यू स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट, दिस इज द टर्म एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. Or when we study the about particular tree, this is just like as microeconomics. So macroeconomics is the concerned with aggregates and average of the entire economy such as national income. तो आप समझ जाएंगे अच्छे से. इसका मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पूरे ऑन द होल इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानते हैं. Total microeconomics is the concerned with aggregate and average of the entire economy such as national income, aggregate output, total employment, total consumption, saving and investment, aggregate demand, aggregate supply, general price table. Means each and every is included in the macroeconomy. Means all the businessmen, entities, organization, institutions, all the financial institutions, the income of each and everyone is added in the national income. National income is the aggregate approach, not the segregate approach or not the individual approach. Overall production, overall consumption, overall distribution, overall investment is added in the
नेशनल इनकम। दैट्स वाई यहाँ पे दिया है टोटल एम्प्लॉयमेंट देश का। मान ले कि राजीव या राहुल, सुमन, कोई भी आदमी, एक शशि अगर कोई बेरोजगार है, अगर ही इज अनएम्प्लॉयड, तो एक अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ये उसकी अनएम्प्लॉयमेंट है। कोई और बेरोजगार है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन जब हम पूरे देश का जब आंकड़े देखें कि पूरे देश में 15% लोग अनएम्प्लॉयड है, तो दिस इज द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम मैक्रो, सब मिल करके 15% बना, तो एग्रीगेट होता है टोटल कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, टोटल सप्लाई डिमांड, क्या जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन वगैरह जो होता है, उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पार्ट में पढ़ते हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमी नहीं होता है, मतलब सिंपल सा चीज़ है यहाँ पे समझना ये है कि जब किसी व्यक्ति के इनकम को हमने पूछ दिया कि भाई बताइए आपका इनकम कितना है अलग अलग, तो यह एक हमने पूरे देश की इकोनॉमी नहीं पूछ दिया, हमने उस व्यक्ति के इनकम के बारे में पूछा, यह माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट होगा। जब हमने पूछ दिया कि देश के अंदर 100 लोग रहते हैं और ये 100 लोगों की टोटल इनकम कितना है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। मतलब हर एक का इनकम उसमें ऐड होता है, हर माइक्रो प्लस माइक्रो प्लस माइक्रो प्लस माइक्रो इक्वल टू मैक्रो। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर व्यक्ति का इनकम जुड़ा रहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हर व्यक्ति का इनकम जुड़ा रहता है, और माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में हम लोग जानते हैं। बस यही बेसिक अंतर है। अब देखेंगे इन अदर वर्ड्स मैक्रो इकोनॉमी स्टडी हाउ दीज एग्रीगेट एंड एवरेजेस। मैक्रो में होता है कि जो एग्रीगेट है टोटल का टोटल, एवरेजेस ऑफ द इकोनॉमी एज होल आर डिटरमिन्ड एंड व्हाट काउजेज फ्लक्चुएशन इन देम, means the overall total aggregate of the country average we study in the macroeconomics. Now macroeconomics is called the income theory. Macroeconomics को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखें प्राइस थ्योरी एक्सप्लेन्स द कंपोजिशन। प्राइस थ्योरी क्या है कि एलोकेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन वाई मोर ऑफ सम थिंग्स इन प्रोड्यूस दैन दी अदर्स। इनकम थ्योरी एक्सप्लेन्स द लेवल ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड वाई द लेवल राइजेज एंड फॉल्स, और क्यों कीमतें घटती या बढ़ती हैं। तो मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक अंतर यही है कि व्हेन वी स्टडी द पर्टिकुलर कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, particular bank institutions financial position, this is the part of the microeconomics. But when we study the overall economy like per capita income, national income, GDP, NDP या GNP, this is the part of macroeconomics. अब देखेंगे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया के बारे में जानेंगे, तो नया टॉपिक यहाँ से ध्यान देंगे। देखिएगा Economic planning means making deliberate choice regarding utilization of country's economic resources in accordance with the priorities that have been laid down to solve country's economic problems within the given period. अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग कमीशन इसी से बना है आगे। तो आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन बोलो, आयोजन बोलो, जो बोलना है बोलो। इसमें दिया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स मेकिंग डेलिबरेट चॉइस रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन आवर कंट्री। वॉट एवर रिसोर्सेज वी हैव टू यूज देम इफेक्टिवली, वी हैव टू यूज देम ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज so that the economic problems can be eliminated, can be eradicated in a given period. This is the purpose of economic planning. अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या होता है। इनमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। योजना का मतलब क्या होता है और योजना क्यों बनाया जाता है। वाई वी चॉकआउट प्लान्स, आखिर हम योजना क्यों बनाते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल कोई
प्लानिंग हो या फिर कोई देश का प्लानिंग हो या किसी परिवार का प्लानिंग होता है। प्लानिंग क्यों, वाई प्लानिंग इज एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट है अचीविंग हाई ग्रोथ रेट। इफ a person, any organization, a family wants to get high growth rate, अगर आपको ग्रोथ रेट बेहतर चाहिए तो you will have to chalk out a plan. If you have no plan, the growth, speed of growth will be very slow, or perhaps there will be no any growth. So if we want to achieve high growth rate, we will have to chalk out plan. So the first motive is to, objective is to achieving high growth rate. Clear हो गया? The second is improving living standard of the masses. In the economic planning or through the planning commission, through the 5-year plan in our country, the government always try to enhance the standard of living of its masses. No doubt the level of living or standard of living was very low after independence. It was also a challenge to upgrade them, and the government is dedicated to how to enhance the standard of living of the masses. Third, ensuring sustainability of growth. First of all, we should know the meaning of sustainability. Sustainable means टिकाऊ, जो चले, ड्यूरेबल मीन्स कि ग्रोथ तो हो हमारे देश में, बट सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ये नहीं कि ग्रोथ अनस्टेबल हो, फ्लक्चुएबल हो, वोलेटाइल हो, बिकॉज द वोलेटाइल ग्रोथ नेवर मेक द इकोनॉमी स्टेबल. इट विल नेवर सपोर्ट द पीपल टू राइज अप और टू enhance the economic condition of the country. That is why the plan should be made to ensure sustainable growth, ताकि जो हम विकास करें, जो ग्रोथ करें, वो हमारा ग्रोथ क्या हो, टिकाऊ हो, हमेशा बना बरकरार रहे. तो ये भी एक मोटिव है. The next is प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. योजना के माध्यम से वी हैव ट्राइड टू इंश्योर सोशल जस्टिस. व्हाट इज सोशल जस्टिस? सामाजिक न्याय क्या होता है कि सभी को सही तरीके से जो डेवलपमेंट हो, चेंजेज हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो देश का इकोनॉमी में, उनका फ़ायदा सभी तक पहुँचे, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी पायदान पे खड़े हों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी ग्रुप से हो, कास्ट से हो, डजेंट मैटर, बट दे विल एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माई कंट्री. इस उद्देश्य से भी बनाया गया था. अचीविंग सेल्फ रिलायंस मीन्स कि जब हम धीरे धीरे विकास करेंगे तो हमारा सोसाइटी क्या होगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, जिससे हम कहते हैं आत्मनिर्भर होगा. क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, व्यक्ति के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी. अगर हमारा देश अगर आत्मनिर्भर नहीं हो, इन दैट केस वी हैव टू borrow from the other countries, we will have to rely upon the other countries. That is why each and every country wants to be self reliant, वो बनना चाहता है. The next is elimination of poverty and unemployment. In the previous chapter we have studied much more about the
सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड द मेजर प्रॉब्लम्स वेयर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। तो भारत के अंदर जो गरीबी तो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि और अनएम्प्लॉयमेंट भी सबसे चुनौती है, दोनों एक इंटीग्रल पार्ट रही है हमारे देश का। अगर मान लो कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की कोशिश कर लिए, अगर सक्सेसफुल हो गए, तो पॉवर्टी भी चली जाएगी, पॉवर्टी भी चली जाएगी और लोग का पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा, लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाएगा। मतलब कि मेजर तो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें इस योजना के माध्यम से हर कुछ करना है, इनकम भी लोगों का बढ़ाना है, सभी लोगों का इनकम बढ़ाना है, अमीरों गरीबों के बीच में जो गैप है उनको भी ठीक करना है, एंड दी पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट विल बी ऑल्सो हैमर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि हम उनको भी ठोके और ठोक पीट करके उनको हटाएं, दबाएं, कि ताकि गरीबी और बेरोज़गारी हमारे देश से या किसी भी देश से बाहर चली जाए। 7 है ब्रिज अप द सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब यू विल फाइंड इन इंडियन सोसाइटी देयर इज मच मोर गैप बिटवीन द सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। देखेंगे कहीं किसी समाज में बहुत अमीर गरीब का भेदभाव है, सामाजिक रूप से भी बहुत सारा अंतर है। चूँकि आर्थिक रूप से अंतर है तो सामाजिक रूप से भी अंतर रहेगा, लेकिन जब हम आर्थिक इकोनॉमिकली अगर हम साउंड होते हैं, इफ वी गेट इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, then there will be the gap between the in the society will be eliminated। धीरे धीरे वो गैप धीरे धीरे कमना शुरू होता है। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट को ये भी जोर देना है और इस योजना से कि हमें जो डिस्पैरिटी है सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी कम है धीरे धीरे। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी का आधुनिकीकरण की भी बात है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन भी करना है, पर्यावरण का कैसे हम प्रोटेक्शन करें, ये सारी चीज़ें क्लॉज इसमें दिया हुआ है। अब देखेंगे नाउ सीधा द क्रेडिट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग गोज टू सोवियत यूनियन। अब इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से दुनिया में होता है, किस देश से, पूरे विश्व में सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग कहाँ स्टार्ट होता है। एंड इन इंडिया वी हैव ऑल्सो अडॉप्टेड द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट इंस्पिरेशन। तो एक सवाल हमेशा इम्पॉर्टेंट रहता है कि सोवियत यूनियन ने इकोनॉमिक प्लानिंग को जन्म दिया। कहाँ से आया इकोनॉमिक प्लानिंग? सोवियत यूनियन की देन है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिबेट एंड डिस्कशन यूएसएसआर कमेंस्ड इकोनॉमिक प्लानिंग इन 1929। तो एक लंबी वार्ता चली थी और अल्टीमेटली यूएसएसआर ने 29 में इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत किया। लेट अस सी द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। अब हमारे देश में भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात आई, एंड फॉर दिस पर्पस इकोनॉमिक प्लानिंग की शुरुआत का योजना भारत में भी बनाया गया। बाय द डिकेड ऑफ 1930 जो प्लानिंग का की जो धारणा थी, कॉन्सेप्ट था, वो लगभग हर जगह ये दिमाग में लोगों को आया कि प्लानिंग होना चाहिए, और नुक्स एंड कॉर्नर्स में चला गया, और ये इंटेलेक्चुअल लोगों और पॉलिटिकल डिस्कशन का भाग बन गया कि प्लानिंग होना चाहिए भारत के लिए भी। मेनी फ्रेश प्रपोजल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वर पुट फॉरवर्ड, बहुत सारे लिए गए हमारे देश में भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बात। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला वो इंडिया में एक एम विश्वेश्वरैया, ही वॉज द दीवान इन मैसूर। तो मैसूर के वो दीवान थे, देश के बड़े इंजीनियर, शायद पहले इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। तो इनके जो प्रपोजल थे वही भारत में योजना आयोग के
की नींव बने। अब क्या प्रपोजल था, जरा गौर करेंगे। तो यहाँ से अब हमारे देश में भी इकोनॉमिक प्लानिंग, द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्टेड, एंड इंडिया ऑल्सो फेल्ड to chalk out the economic planning for to steer the growth of economy, to ensure development, to bridge up the gap of socio-economy, and to whatever we have discussed the objectives of the planning. Now see the Visvesvaraya proposal. What is the Visvesvaraya proposal? The credit of proposing the first blueprint of Indian planning is given to the popular civil engineer and ex-Diwan of मैसूर स्टेट। इसमें उसने ब्लूप्रिंट दिया भारत के लिए कि हाउ वी कैन फेस विद द चैलेंजेस एंड हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड स्टीयर द ग्रोथ, कैसे हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैसूर के दीवान ने अपनी एक बुक लिखी थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये बुक आई थी 1934 में। Who wrote this book? M. Visvesvaraya. And when it was published in 1934, it was the first blueprint of Indian economy to develop the Indian economy. और कहीं ना कहीं इस बुक से बहुत इंस्पिरेशन मिला और गवर्नमेंट ने इस पे काम करना शुरू भी कर दिया। यही कहीं ना कहीं भारत के योजना आयोग का आधार बना। In 1938 हालांकि और भी सारे प्रपोजल्स बनाए गए, 34 में आए और भी कई सारे इकोनॉमिक प्रपोजल आए, लेकिन जो सबसे सटीक प्रपोजल बना जिससे प्रभावित होकर के हमारे देश में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, वो यही बुक थी, दी प्लान। इसलिए दैट्स वाई ये बड़ी हर एग्जाम में सवाल जनरली किया जाता है कि हु रोट द बुक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया and when it was published in 1934. In 1938, the India National Congress under the leadership of Jawaharlal Nehru made a national planning committee. तो नेहरू ने एक प्लानिंग कमेटी का गठन किया। In 1944, 8 industries of Bombay presented a plan for economic development of India. तो 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे अब बॉम्बे, उसने अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया नोन एज, जिसको कि हम बॉम्बे प्लान के नाम से भी जानते हैं। ये सारे प्लान के बारे में जानकारी रखना है। 44 में कौन? बॉम्बे प्लान। 38 में कौन? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया नेशनल प्लानिंग कमेटी। एंड 34 में जो बुक आई थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया विच वॉज रिटन बाय एम विश्वेश्वरैया। एक और बुक आई 1944 में, प्रपोजल किया गया, ही वॉज श्री राजमन नारायण ने, विच इज नोन एज गांधीयन प्लान, और इसे गांधीवादी योजना का नाम दिया गया। तो अभी तक आप देख रहे हैं 1 2 3 4 योजनाएं बन करके, मतलब कि योजना के जो प्रपोजल्स थे वर प्रेजेंटेड। तो कई सारे प्रपोजल प्रेजेंट किए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ माय कंट्री। इन 1945 पीपल्स प्लान आए, एम ए रॉय ने दिया पीपल्स प्लान। एंड इन 50 में एक सर्वोदय योजना आई, जयप्रकाश नारायण का योजना था, सभी का उदय। अब क्या था उसमें? तो ये सारे योजना का मॉडल दिए गए थे
कि इस मॉडल से भारत की अंदर जो गरीबी है, भूखमरी है, हम इसको निपटा पाएंगे, निजात दिला पाएंगे। अब देखिएगा कि प्रपोजल बहुत सारे थे, लेकिन उन प्रपोजल में सारी प्लान्स को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ पार्ट को लिया। और हमारे देश में, भारत के आर्थिक इतिहास में एक बहुत बड़ी बात हुई, एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। When the planning commission was established, it was the day on 15th March 1950 when the government of India constituted the planning commission को हमने बनाया, स्थापित किया। यानी आपसे सवाल करेगा, when was the planning commission established? On 15th March 1950 the planning commission was established. Who wrote the book, the planned economy of India, and when was this book written? So by Visvesvaraya in 1934, this should be remembered. From where the concept of economic planning was started? From USSR in 1929 it was started. पूरी दुनिया में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कहाँ हुआ? रसिया में हुआ। अब नेक्स्ट देखेंगे क्यों हुआ, वाई वी नीड इकोनॉमिक प्लानिंग। हम विकास तो कर सकते थे ऐसे भी, पर इतनी बड़ी रिजोल्यूशन लेने की क्या जरूरत पड़ी। थोड़े से हम इंडिया के इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे देख लें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस भारत की स्थिति थी क्या। तो देखेंगे जब देश आज़ाद हुआ तो हम कहाँ थे। हमारे देश में मिजरी थी, जैसे पेनरी था, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, हाई मोर्टलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, पुअर इन्फेंट, ये सभी चीज़ थे। पेनरी मीन्स भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, इलिटरेसी, हाई मोर्टलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ थी, सभी चीज़ था। चूँकि 200 साल की गुलामी के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमने पहले भी बता दिया कि अंग्रेज़ों ने कैसे भारत की इकोनॉमी को तबाह किया, बर्बाद किया। मतलब एवरीथिंग वाज इन डेफिसिट, देयर वाज नथिंग। सो in every sector, in every aspect, in every where there is nothing but only problems and difficulties, stringency there, and the maximum dependency on agriculture. So the prime occupation was the agriculture, industry were no more. These problems were the identity of our economy. मतलब कि ये प्रॉब्लम अगर जान लो यही भारत है। मतलब भारत के बारे में अगर जानना हो तो ये जान लो कि जहाँ प्रॉब्लम है उसका नाम भारत है, जहाँ भूखमरी है उसका नाम भारत है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं है दैट इज़ इंडिया, जहाँ सारे लोग खेत में काम करते हैं दैट इज़ इंडिया। ये भारत की एक वास्तविक स्थिति थी। प्लानिंग फॉर इंडिया वाज द इंस्ट्रूमेंट। तो मुझे वी नीडेड दैट टाइम एन इंस्ट्रूमेंट, रिजोल्यूशन, कमिटमेंट वाज रिक्वायर्ड देयर टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, because the task was very large, challenges were very unlimited, and resources were very limited. We have limited resources that time. So key instrument चाहिए थी to realize the aspiration and dreams for the future, कि हम अपने देश की एस्पिरेशन को कैसे पूरा करें, कैसे इन ज़रूरतों को लाएं, पूरा करें। तो 15 मार्च और इस तरह से 15 मार्च को योजना आयोग का गठन हो गया, और इस गठन के लिए एक कमेटी ने रिपोर्ट की थी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि केसी नियोगी कमेटी,
केसी नियोगी की अध्यक्षता में इसी कमेटी के रिपोर्ट पे हुआ कि हमें प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाना चाहिए, योजना आयोग का गठन किया जाना चाहिए, और इसके रिकमेंडेशन पर देश में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। Am I right? अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब इनके क्या स्ट्रक्चर है? ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि अभी है नहीं, पर थी, पर जानना जरूरी है। इसी का बदला हुआ रूप नीति आयोग है, और ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है हमेशा से। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में इनकी जिक्र नहीं है। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, a think tank on economic development with the prime minister and its ex officio chairman। तो देखेंगे ये एक थिंक टैंक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मतलब देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए दिस वाज एस्टैब्लिश्ड। एम आई राइट? द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स जो व्यवस्था थी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मीन्स by the virtue of post the prime minister will be the chairperson of the planning commission also. Whoever will be the prime minister will be automatically the chairperson of the planning commission। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एंड देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन एंड मेंबर सेक्रेटरी ऑल्सो, और मेंबर्स भी हैं और सेक्रेटरी भी इनके होते हैं। The number of members is not fixed। प्लानिंग कमीशन में मेंबर की संख्या क्या होगी यह फिक्स नहीं होता, यह नहीं होता था कि कितने मेंबर्स बनेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयरपर्सन मीन्स प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जितने लोगों को बना दे। The eligibility number and tenure of the members are not determined। न उनकी कोई योग्यता है, न संख्या है, न कार्यकाल है, ये सब फिक्स नहीं हुआ करता था। वो कभी भी हटाया जा सकता था। एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स डिस्क्रिप्शन, और ये सरकार के ऊपर में हमेशा बदलते रहता था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस क्या होते हैं, किस काम के लिए यह काम करता था प्लानिंग कमीशन। फिर हम लोग नीति आयोग के बारे में जानेंगे, जो अभी नीति आयोग है। तो इसका काम है मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री। असेसमेंट करना कि हमारे देश में मटेरियल कैपिटल का क्या है और ह्यूमन रिसोर्स कितना है, उसको असेस करो। और असेस करने के बाद हमेशा असेस करना भी है, एक योजना बनाओ कि जिससे कि हम इफेक्टिव और बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। तो रिसोर्स तो कैपिटल रिसोर्स भी हो गया, रिसोर्स तो ह्यूमन रिसोर्स भी हो गया। इन रिसोर्सेज को हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली सो दैट वी मे गेट मैक्सिमम रिजल्ट और आउटपुट। हमें बेहतर तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका आउटपुट गेन करें, इस पर्पस से। एम आई राइट? ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज define the stages in which the plan should be carried out and purposes and allocation of the resources for the due completion of each stage।
तो हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी का मतलब कि पहले कौन जरूरी होता है, एक स्टेज निर्धारण कर ले, बजट में किया जाता है, नहीं बजट कह रहे सॉरी, योजना में, और इसके हिसाब से योजना को इंप्लीमेंट किया जाने की व्यवस्था है कि व्हाट आर द मेजर प्रायोरिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज द गवर्नमेंट वर्क्स, काम करती है इसके लिए। इंडिकेट द फैक्टर्स आर ट्रेंडिंग टू रिटार्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड, अब ये भी देखना है कि कौन से फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकता है, जो एक बाधा है, ऑब्स्टेकल्स हैं। इन व्यू ऑफ द करेंट सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन शुड बी एस्टैब्लिश फॉर द सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान। ये सबको पता लगाना है, डिटरमाइन कीजिए कि कैसे जो हमारा देश का जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, उसको वो बाधित ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। और नेक्स्ट है डिटरमिन द नेचर ऑफ मशीनरी which will be necessary for securing the successful implementation of each stage of the plan in all its aspects। और ये भी करना है कि मशीनरी जरूरी हो, उन मशीनरी को हम इंस्टॉल करें, ये सारी चीज देखना प्लानिंग कमीशन का काम है। नेक्स्ट है अप्रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस अचीव्ड। अप्रेजल भी करना है, स्टडी करना है कि क्या क्या एक्सिक्यूशन में, क्या क्या स्टेज में क्या क्या दिक्कतें हैं, एंड रिकमेंड द एडजस्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड मेजर्स दैट सच अप्रेजल में शो टू बी नेसेसरी। और उनमें क्या क्या स्टडी करने की ज़रूरत है, और स्टडी करके ये बताना है कि क्या क्या उसमें ज़रूरत है उसको, ताकि हम लोग क्या करें, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट की भी व्यवस्था है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करें, उसमें ठीक करने का उपाय किया जाए। तो दीज वे द ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग कमीशन के। फॉर दीज पर्पस द प्लानिंग कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। एंड लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट, the NDC National Development Council। The NDC was formed on 6th August 1952। कब किया गया था? 1952 को एस्टैब्लिश किया गया था। It was also a non-constitutional body and it was also established on the recommendation of K.C. Neogi Committee। Means in both organization there is some similarity, some basic similarity. Both were established on the recommendation of K.C. Neogi Committee. First similarity. The second similarity is both are non-constitutional body, worked as an advisory body or think tank of the government. The third similarity is both are headed by the Prime Minister, means the Prime Minister is ex officio head of the Planning Commission as well as the NDC. Both are the deputy head of Planning Commission is the ex officio deputy head of the NDC. There are some certain particular similarities. It is non-constitutional body, तो ये भी केसी नियोगी इस कमेटी की अनुशंसा पे हुआ 52 6 अगस्त को, and it is also a non-constitutional body that works as an advisory body. Am I right? The Prime Minister is the ex officio chairperson of the NDC.
It is also headed by the Prime Minister and Deputy Chairperson of the Planning Commission is the ex officio Chairperson of the NDC. Means both the Chairperson and the Deputy Chairperson are also the Deputy Chairperson of NDC. तो मतलब कि प्लानिंग कमिश्नर और एनडीसी का अलग अलग नहीं रहता है, दोनों का एक ही रहेगा। लेकिन अब थोड़े से मेंबर्स में क्या दिक्कत है, मेंबर्स में थोड़े से अंतर है दोनों में। द मेंबर्स आर ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। ऑल द चीफ मिनिस्टर्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं किसके, तो एनडीसी के। ऑल दी मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर, ये भी मेंबर हैं इनके एनडीसी के, जबकि प्लानिंग कमीशन के मेंबर नहीं है। प्लानिंग कमीशन में मैंने ऑलरेडी बताया कि वो गवर्नमेंट उसको चुनती है मेंबर्स को, ना उनकी कोई निश्चित क्वालिफिकेशन है, ना उनके नंबर्स हैं और ना उनके कोई टेन्योर फिक्स होते हैं। पर इन एनडीसी में एक दूसरी बात है, एनडीसी में ऑलरेडी ऑल दी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वो सारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स भी सारे मेंबर्स उसके होते हैं। ऑल दी एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ये भी इसके मेंबर्स होते हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स। और ऑल दी मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यानी प्लानिंग कमीशन और एनडीसी में मेंबर्स में क्या क्या डिफरेंसेस है जरा गौर कर लेंगे। देखिएगा, प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स मतलब प्लानिंग कमीशन में सिर्फ ये मेंबर होते हैं, ये सब नहीं होते मेंबर, सीएम वगैरह वगैरह नहीं, ये एडिशनल। तो एनडीसी का आप जो रूप देख रहे हैं, स्वरूप देख रहे हैं, बड़ा विशाल है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है। और चूंकि उसके हेड भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे, अब इनके काम क्या है भाई, चूंकि ऑलरेडी तो प्लानिंग कमीशन है, लेकिन इनके काम क्या है? ये इवेल्युएट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्लानिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो देश के अंदर योजना आयोग का काम है योजना बनाने का, उसको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करेगा एनडीसी। इस पे देखिएगा सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन से प्रभावित करता है। जो पॉलिसीज बनते हैं उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से प्रभावित होता है उसको देखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिएगा, टू स्टडी द प्लान प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन एंड आफ्टर म्यूचुअल डिस्कशन गिव इट द फाइनल शेप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता है, इसको जानना है। प्लानिंग कमीशन का काम योजना को बनाना है, योजना को लागू करने का या योजना को फाइनल रूप देता प्लानिंग कमीशन नहीं है। द रिकमेंडेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इज द रॉ मटेरियल्स, इट इज अप्रूव्ड बाय द एनडीसी। मीन्स विदाउट द एनडीसी अप्रूवल इट कैन नॉट पब्लिश इट्स प्लान्स। इसलिए प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान को चॉक आउट करेगी, पर फाइनल रूप कौन देगा? एनडीसी देता है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। इज ओनली आफ्टर इट्स अप्रूवल दैट द फॉर्मेट ऑफ प्लान इज पब्लिश्ड। उसके बाद प्लानिंग कमीशन अपने को पब्लिश करता है। जब तो मोटे तौर पे आप समझ गए कि प्लानिंग कमीशन का काम है टू चॉक आउट द प्लान एंड हु गिव अप्रूवल्स टू द प्लान्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, रिकमेंडेड प्लान्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन। दिस इज एनडीसी। एनडीसी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डील कर लिया, क्या है स्ट्रक्चर, क्या इनकी फॉर्मेशन है, इसके बारे में डील कर ली।
अब देखेंगे कि इनके पावर क्या है, और भी पावर, क्या शक्ति है इसके अंदर। Since the approval of the NDC cannot be amended by the, और जब NDC प्लानिंग कमीशन के रिकमेंडेशन को क्या करता है, वो अप्रूव करता है कि अब आप इस पे काम करिए, इतना अप्रूवल, हाँ उसमें NDC थोड़ी कटौती भी कर सकता है, कुछ अमेंडमेंट भी करता है। प्लानिंग कमीशन की योजना में NDC की बैठक में प्लानिंग कमीशन के जो अनुशंसित योजनाओं को मूर्त रूप देने से पहले उसमें थोड़े बहुत बदलाव की भी ज़रूरत अगर हो तो NDC उसकी सिफारिश कर देता था और फिर उसको बदला जाता था। लेकिन जब एक बार NDC मीन्स की द NDC sees the approval of the NDC cannot be amended by the union government, मतलब कि the approval of NDC cannot be altered by the union government, भारत सरकार उसको ऑल्टर चेंज नहीं कर सकती। ऑब्जर्विंग दिस, ऑब्जर्विंग द पावर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द NDC, इसकी सत्ता को देखते हुए इतनी पावरफुल संस्था, हालांकि ये भी गैर संवैधानिक संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर इसकी इतनी पावर यानी ऑब्जर्विंग इट्स पावर, इतनी सत्ता थी चूंकि वो जो कह देगा फिर भारत का कैबिनेट भी नहीं डाल सकता। तो उस समय के संथानम थे जो कि सेकेंड फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी बने बाद में। के संथानम फाइनेंस कमीशन के पहले चेयरमैन थे KC नियोगी, अभी फिलहाल जो केस आपका उसके हेड हैं वो NK सिंह हैं फाइनेंस कमीशन के, और दूसरे फाइनेंस कमीशन के हेड बने थे के संथानम। उन्होंने कहा था क्या कि NDC को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दिया था कि NDC कैबिनेट ही नहीं है बल्कि ये एक सुपर कैबिनेट है, क्योंकि इसके फैसला को भारत का यूनियन कैबिनेट भी टाल नहीं सकता है। बहुत मजबूत एक पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन है। NDC सजेस्ट टू अचीव द डिटरमिन्ड गोल, यानी एक सवाल आपका है कि सुपर कैबिनेट के नाम से कौन जाना जाता है, तो NDC है ना। नेक्स्ट, NDC suggests to achieve the determined goal in national plan and achieve maximum cooperation of the people to improve the administrative efficiency, necessary measure को भी जो भी backward classes का to mobilize resources for the national development, यानी national development में जो भी बेहतर चीज़ होता है वो उसको सलाह देता है कि बेहतर से बेहतर उपाय किया जाए ताकि डेवलपमेंट, बैकवर्ड क्लास का जो डेवलपमेंट हो और जो रिसोर्स है वो फॉर नेशनल डेवलपमेंट के लिए वो क्या किया जाए, अश्योर किया जाए, इसके लिए वो किया जाता है। क्लियर है?